मोदी काल में जो सबूत मांगा जा रहा है मुसलमानों से बार बार, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, एक व्यक्ति के थाल से दूसरा व्यक्ति खाना नहीं खा सकता। दलितों को घोड़ी से उतारा जा लगा जगह जगह। मूछ रख के घोड़ी पे चढ़ गया। एक लड़का था अर्जुन मेघवाल नाम का, 7 साल का बच्चा, छोटा सा। उस बच्चे को मास्टर ने पीट पीट के इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने मास्टर के मटके से पानी पी लिया जो ऊंची जाती। आज अगर बाबा साहब होते तो उनको भी कुछ ट्रॉल 2 कौड़ी के ये बोल रहे थे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बटेंगे तो कटेंगे। खुद मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देते हुए सदन में देखा जाता है। अनुराग ठाकुर जब नारा लगाते हैं आके कि गोली मारो, अपने बेटे को तो लंदन भेज देते हैं, बाकी जो बच्चे यहाँ खड़े हैं उनको कहते हैं कि जाओ आप गोली चलाओ और गोली खाओ। कोई छुट भैया आता है, वो मुसलमानों को 4 गालियां बकता है और फिर उस इशू को उठाने के बाद गोदी मीडिया उसको स्टार बना देता है। भाई ट्रिपल तलाक अगर उससे खत्म हो गया, आप कानून ले आए तो उससे किसी का भला थोड़ी हुआ। 370 आप ले आए, उसके बाद हमने खबर सुनी कि सब लोग जाके कश्मीर में प्लॉट खरीद लेंगे। सरकार बताए विधान कि कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिया अब तक। अयोध्या में जरूर खरीद। हाँ, वैष्णो देवी का बोर्ड बने और उस बोर्ड में ये कहा जाए कि इसमें 22 लोग रहेंगे, 12 मुसलमान रहेंगे और 10 हिंदू रहेंगे, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? मुस्लिम पक्ष को ये लगा कि मान लीजिए पहले आपने विवादित कर दिया, फिर कलेक्टर को दे दिया, खुद ही सरकारी तंत्र का है और सरकार ही दावा कर रही है कि आधी वक्फ लैंड हमारी, तो किसके हक में फैसला करेगा? अगर मान लीजिए हमारा कब्रिस्तान चला गया तो हम अपने मुर्दे कहाँ दफनाएंगे? वो जो देखा होगा आपने, वो छावा मूवी देख के गाना गा रहे हैं खड़े होके वहाँ। अरे भैया, तुम तो अक्षय खन्ना को औरंगजेब समझ रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों की इतनी चिंता क्यों है? ये आधा किलो चीनी और पाव भर सिमई ले लो हमसे और एक शॉल ले लो और ये लो सौगाते मोदी। अरे वो तो हम खरीद लेंगे जब हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। तो मुसलमानों में है ना, ये अपमान बर्दाश्त नहीं करते, वो खींच रह गई जो उसने कौम को गाली दी। और हम हजरत अली के मानने वाले लोग, हम इमाम हुसैन के मानने वाले लोग हैं। सर कटा देते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट संदीप पॉडकास्ट। मेरे साथ आज मिराज हुसैन जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। लगातार आप इनको सड़कों पर संघर्ष करते हुए देखते रहते हैं। कैसे हैं मिराज जी? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। संदीप जी, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। आप आए, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। धन्यवाद। मैं सबसे पहला सवाल आपसे, जितना संघर्ष आपने अभी तक राजनीति में किया, तमाम उतार चढ़ाव आए कांग्रेस के अंदर या तमाम आपने ज़मीन पर भी जितना संघर्ष किया, अमरोहा के अंदर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, कहाँ से आपने राजनीति की शुरुआत की और कितना संघर्ष अभी आप किया है आपने? देखिए, मेरे जीवन में नेता बनने या एक्टिविस्ट बनने का मेरा मन था ही नहीं। और शुरुआती दौर में जो मेरी परवरिश हुई, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिशियन नहीं थे, दादा ने हमारे कुछ कोशिशें की थी, तो उन्होंने हमेशा ये शिक्षा दी कि भाई डॉक्टर बनेगा बेटा और फिर उसके बाद क्लिनिक खोलेगा या डॉक्टरी चिकित्सा के क्षेत्र में काम करेगा। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और उस समय जब मैं हॉस्टल में था, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कॉलेज था, तो हॉस्टल में कई परेशानियां छोटी मोटी आती रहती थी। भाई पानी नहीं आ रहा है, या आपको सही व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं, या कुछ शोषण हो रहा है किसी बच्चे का। मुझे ऐसा लगता था मेरे सीनियर्स जो थे, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गया और 4th ईयर का आपका मेडिकल का सीनियर मेडिकल स्टूडेंट जो है वो बात कर रहा है आपस में हॉस्टल के कमरे में बैठ के कि यार इन परेशानियों को दूर करने के लिए कोई तो कृष्ण आएगा, मतलब कोई मैनेजमेंट से आवाज़ उठा के लड़ पाएगा या कोई कह पाएगा। तो मेरे मस्तिष्क में, मेरे जहन में ये सवाल आता रहता था कि आखिर वो जो कृष्ण आएगा वो तुम में क्यों नहीं है? तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी, तुम में क्यों नहीं है या मैं क्यों नहीं हूँ। हाँ, मैं तो छोटा था, मतलब फर्स्ट ईयर में गया, भाई मैं तो रैगिंग सेशन चल रहे हैं और 4th ईयर के सीनियर्स हमारे बात कर रहे हैं। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख दी उसी दौर में, 3-4-6 महीने के बाद कॉलेज के, कि ये प्रॉब्लम है और इसको दूर किया जाना चाहिए। अब जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वहाँ कोई भी आदमी आवाज़ उठाए, अगर वो बहुत छोटा भी है, तो जो भी सिस्टम है वो आज का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ले या किसी कॉलेज का परिप्रेक्ष्य ले या किसी मजबूत आदमी के सामने आप आवाज़ उठाने में परिप्रेक्ष्य ले, उसको कुचलने की कोशिश की जाती है। तो सेम चीज़ मेरे साथ शुरू हो गई कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा इशू, स्टूडेंट लॉबिंग करा के मेरे खिलाफ शुरू हो गया मामला। अब जब शुरू हुआ तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से मैं कहानी सुनाऊँ, लेकिन खुदा ने मुझे ताकत दी और मैं लड़ा। और इस लेवल तक लड़ा कि FIRs हो गए, थाने में खींच के ले जाया गया, गाड़ियों में भरा गया, धमकियाँ, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व उस कॉलेज का, पूरा मेडिकल जो सिस्टम था, मैं उत्तराखंड में पढ़ता था, सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। और उसके बाद हमारी जीत हुई। जो चीफ सेक्रेटरी हेल्थ थी, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में बताया कि नहीं, ये आदमी जो है सही है और जो बात ये कह रहा है वो भी सही है। और उसके बाद कॉलेज ने भी उस बात को मानी और वो हमारी मांगें मानी गई। इन बिटवीन मुझे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया रातों रात कॉलेज से। खैर, नैनीताल हाई कोर्ट में गया, उस ज़माने में पढ़ता था, और वो सारी चीज़ें निरस्त हुई और मैं पढ़ के बाहर निकला। तो अब तो जब मैं उस दौरान में पढ़ रहा था और चीज़ें हो रही थी, तभी NSUI सक्रिय हुआ करती थी हर कॉलेज में।
तो NSUI के लोग मिले, नदीम जावेद NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरे बड़े भाई, जौनपुर से। हाँ, तो उनसे मुलाकात हुई, मैं प्रभावित हुआ, और उस दौरान जब मैं प्रभावित हुआ तो मैं NSUI का हिस्सा बन गया। यहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई। आपने भी बीच में बात की अपने दादा की। मैं सुनने में आता है कि दादाजी चुनाव लड़े थे, और उस दौर में, जिस दौर में लोग ये चुनाव कर रहे थे कि भारत में रहना ही नहीं रहना, उस दौर में दादा चुनाव लड़े। क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो संघर्ष रहा है उसका नतीजा है? आखिर क्या क्या था दादाजी का किस्सा, क्या था पूरा? देखिए, मेरे दादा जो है वो लॉयर थे, और उस दौर में जब बहुत कम लोग पढ़ते लिखते थे, उस दौर में वो शहर के दूसरे तीसरे लॉयर में से पढ़ के आए और लखनऊ गए पढ़ने, फिर और बाहर गए पढ़ने। तो जब पढ़ के वो आए और वहाँ उन्होंने देखा, तो उसी दौरान में वो पाकिस्तान का हल्ला मचा हुआ था, और एक प्रभाव चल रहा था कि भाई कुछ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ ओरिएंटेड है, कुछ कह रहे थे नहीं हिंदुस्तान में रहना है। तो भाई ऑब्वियस बात है, जब आज छोटी छोटी बातें होती हैं, हम घर में डिबेट करते हैं, उस ज़माने में तो मुसलमानों के भविष्य पे तलवार लटकी हुई थी कि क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा डिसीजन था। तो मेरे दादा से जो भी बात करता था या मिलता था या उनसे बात होती थी, तो हर आदमी को ये कहते थे कि ये बेवकूफ़ाना आइडिया है जिन्ना का, और ये जो है कमज़ोर कर रहा है मुल्क को और मुसलमानों को, पाकिस्तान जाने का। हाँ, तो जिन्ना के बड़े विरोधियों में वो रहे, और जिन्ना का विरोध इस लेवल तक उनकी रगों में था या उनके साथ था कि भाई अब आदमी कहे कि भाई गांधी का साथ दे रहे हैं, अम्बेडकर का साथ दे रहे हैं, मौलाना आज़ाद का साथ दे रहे हैं, और जिन्ना जो कह रहा है मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, उसके खिलाफ है। तो उसको प्रूफ कैसे किया उन्होंने कि 1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, और पहले लोकसभा चुनाव में उस ज़माने में भाई आप सोचिए कि सिस्टम, पहला चुनाव हो रहा है, और पहले चुनाव में आपको राजनीति में आप हैं नहीं और आप जानते नहीं, और उन्होंने पर्चा भरा और चुनाव लड़े, और अच्छा चुनाव लड़े, ना साधन ना संसाधन। हाँ, और उसके बाद जो है उस ज़माने में उनको, मतलब वोटिंग ही उस ज़माने में 50-70 हज़ार हुई थी, उसमें से उनको 8-10 हज़ार वोट मिले। तो उन्होंने ये चुनाव लड़ने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप एक ही चुनाव लड़े, फिर राजनीति छोड़ दी, अगर आप करते तो क्या पता आप MP होते, मैं MP का पोता होता। तो बड़ा हंस के मुझे कह रहे थे जब हम 8वीं-9वीं क्लास में थे कि बेटा वो चुनाव जो था ना, वो प्रतीकात्मक विरोध था कि भाई हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हम हिंदुस्तान में लड़ के भी रहेंगे और मिल के भी रहेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस मुल्क को, हमारे बाप दादा यहीं दफन है। तो ये बात हमने सुनी, आज हम सोशल मीडिया पे लगातार सुनते रहते हैं, वो 2 कौड़ी के जो ट्रॉल होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वो इस मर्म को नहीं समझ सकते जो मेरे दादा ने उस वक्त फील किया था। तो आज इस मर्म को हम जब फील करते हैं ना, कि जो मोहब्बत हमारी हिंदुस्तान से है, जब हम किसी पिक्चर हॉल में भी जाते हैं ना, और जब उस पर लिख के आता है स्टैंड फॉर द नेशनल एंथम, और जब हम खड़े होते हैं और जब जनगण मन बजता है, तो जो रोए हैं ना जिस्म के, वो खड़े हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि ये पहली नस्ल है जो हिंदुस्तान से मोहब्बत कर रही है, इस पीढ़ियां दर पीढ़ियां हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हुई आई हैं, और वो मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में है, किसी के कहने और किसी के सर्टिफिकेशंस की हमको ज़रूरत नहीं। मैं ये पूछना चाहूँगा महाराज जी, जैसे आज के दौर में, जब मैं सीधा कहूँगा मोदी काल में, जो सबूत मांगा जा रहा है मुसलमानों से बार बार, आम जनता तक, आम जो अपने आप को सनातनी कहने का मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने सनातनी अपने आप खुद में भी हैं। क्या कांग्रेस के दौर में भी आप रहे, या पुराने आपने किससे सुनोगे, कांग्रेस के दौर में क्या ऐसे इस तरीके का सबूत कभी मांगा गया? देखिए, सबूत से मेरा तस्वीर इस तरीके का माहौल। हाँ, देखिए, सबूत मांगना और ना मांगना ये एक डिबेट का टॉपिक नहीं है। डिबेट का टॉपिक है कि जो बाबा साहब का संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, उस आत्मा को क्षति नहीं होनी चाहिए। अब 2 तरह की आज़ादी की बात है, एक है पॉलिटिकल आज़ादी, जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी एक लड़ाई देश में चल रही है, वो है सामाजिक आज़ादी की लड़ाई, कि भाई एक व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, एक व्यक्ति के थाल से दूसरा व्यक्ति खाना नहीं खा सकता, और ये जो चीज़ है, ये चल रही सामाजिक लड़ाई, इस लड़ाई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हाल ही में आप देख रहे हैं दलितों को घोड़ी से उतारा जा लगा जगह जगह पर, वो आप रोज देखते हैं टीवी में कि भाई मूछ रख के घोड़ी पे चढ़ गया, और आपने कई घटनाएं देखी होंगी। गुजरात की एक बहुत पुरानी घटना है, बहुत वो है ऊना में जो है मारा गया था बांध के, वो देखा होगा आपने घटनाएं, काफी बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये जो जिस तरह की घटनाएं हैं, मैं खुद एक आपको एग्जांपल दूं, मैं राजस्थान में वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट ने उस पर काम भी किया था, उसमें आवाज भी उठाई थी हम लोगों ने। एक लड़का था अर्जुन मेघवाल नाम का, जी 7 साल का बच्चा, छोटा सा, मेरा बच्चा भी छोटा है। उस बच्चे को मास्टर ने पीट पीट के इसलिए मार डाला था क्योंकि उसने मास्टर के मटके से पानी पी लिया, जो ऊंची जाति का था। जालौर का किस्सा था जी, राजस्थान के अंदर, जालौर याद होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई है, उसको इस सरकार ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि पोंगा जो कल्चर है ना, जिस कल्चर में हम जो है किसी को बहुत बड़ा बनाते हैं और किसी को बहुत छोटा कर देते हैं, वो कल्चर को बहुत ज़्यादा इन्होंने
हाईलाइट किया और उससे बहुत भयंकर नुकसान देश की सामाजिक समरसता और सामाजिक आज़ादी को हुआ है। आप सिर्फ कह दें कि एक हैं तो सेफ हैं इसके नारे से नहीं होगा। अगर आप रोज़ के खबरनामे उठा के देखें, न्यूज़पेपर उठा के देखें, तो आपको लगेगा कि रोज़, अभी आप कल की घटना है कुछ दिन में कि आगरा में एक दलित बच्ची को अभी आपने देखा किस तरीके की काफी ज्यादा। तो मैं ये कह रहा हूं कि रोज के मामले हैं। हाथरस था अभी, कितना संघर्ष हुआ हाथरस तो को लेके। भाई आप देखिए कि हाथरस में जयंत चौधरी गए, उनको पीट दिया, लाठियों से पीटा गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप बड़े बड़े नेताओं को नहीं बख्श रहे हैं। हालांकि वो बाद में आप उनके साथ आ गए, उन्होंने कहा था मैं पलट जाऊं, चवन्नी नहीं हुई है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लाठी खा गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिनके बाप दादा जो है वो प्रधानमंत्री रहे हों देश के, मंत्री रहे हों देश के, उन लोगों को भी अगर सामाजिक समरसता के लिए लड़ना पड़ा तो लाठी खानी पड़ रही है आज के दौर में। ये तो कभी नहीं हुआ। मैं इसमें एक एग्जांपल दूं कि भाई जैसे पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के पीछे सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसने दी? आप किसी से भी पूछिए ये सवाल, तो वो आएं बाएं दाएं बताता है कि इकबाल ने दी, इसने दी, उसने दी। आपको शायद मैं बता दूं कि ये थ्योरी सावरकर ने दी। पहला व्यक्ति था जिसने टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शुरुआती दौर से इस काम को करते आए कि बांटो और राज करो का जो प्रिंसिपल था, इनसे बेहतर तरीके से अंग्रेजों से किसी ने नहीं सीखा, और इसीलिए अंग्रेजों के कई बहुत करीब भी थे, उनके मुखबिर भी कहलाते थे। और इन्होंने टू नेशन थ्योरी का जो डिफरेंस सीखा, उसको आज भी ये बांटो और राज करो को अप्लाई कर रहे हैं हर जगह पे। जैसे मैं मोदी जी के बारे में कहूँ तो मोदी जी का एक बहुत क्लियर फंडा है कि वो भालू से कहते हैं कि तुम्हें शहद की कमी नहीं होगी, और मधुमक्खियों से कहते हैं कि भालू तुम्हें मारेगा नहीं। दोनों तरफ मैनेज करके चलते हैं, लेकिन दोनों का नुकसान करते हैं। तो परेशानी ये है कि दलितों का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है, हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कई सारे मतलब अभी तो बीच में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ एमपी ने भी बोल दिया था बीजेपी के, मुझे भी नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र से सबसे ज़्यादा खतरा या सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का है? नहीं, सबसे ज़्यादा मुसलमान दलितों का है। मैं आपको बताऊं, आज़ादी से जब आज़ादी हुई और जब संविधान बनने की बात आई, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे इन्हीं के एजेंट, और वो शायद कृपलानी महाराज और ये लोग थे सब तमाम, इनके जो चेले चपाटे थे, ये कह रहे थे कि भैया जब मनुस्मृति है तो संविधान की क्या ज़रूरत। आज बाबा साहब की इज्जत अगर मेरे दिल में है तो सिर्फ इसलिए है कि अगर बाबा साहब का संविधान नहीं आया होता इस देश में, तो आज हमारा आपका जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ना, तो पॉडकास्ट नहीं कुछ और कर रहे होते। तो मेरा ये मानना है कि बाबा साहब सामाजिक समरसता के पहले ऐसे योद्धा हैं इस देश के, जिन्होंने एक इतनी बड़ी लकीर खींच दी। और मैं जवाहरलाल जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्हें उस संविधान को लागू करके दिखा दिया। वरना आज तो अगर किसी चीज में जो है चीज होती तो मुझे नहीं लगता कि ये संविधान लागू हो पाता। और आज अगर बाबा साहब होते तो उनको भी कुछ ट्रॉल दो कौड़ी के ये बोल रहे थे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तो मसला ये है कि भाई बाबा साहब की इज्जत है, ज्योतिबा फुले की इज्जत है। आप दोनों पति पत्नी के संवाद पढ़िए तो उसमें दिखता है कि जब वो पढ़ाने जाती थी उनकी पत्नी, तो गोबर फेंका जाता था उनके ऊपर। शिक्षा देने अगर कोई जा रहा है तो उसके ऊपर गोबर फेंका जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी जाति अलग है। शिक्षा देने का अधिकार किसी एक मठाधीश्वर के पास होगा, बाकी लोगों के पास नहीं होगा। तो आज जब हम शिक्षा ले रहे हैं ना, तो ये बड़ा क्लियर है कि बाबा साहब का जो संविधान है ना, वो खून के साथ रगों में दौड़ रहा है। और इसीलिए आज हम यहाँ बैठ के बात कर पा रहे हैं और सरकार को जाके कोर्ट में चैलेंज कर पा रहे हैं कि तुम भी अगर संविधान के इधर उधर चलोगे ना तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्यों गए उस पर भी आऊंगा। अभी आपने बात की फूले की, आप सेंसर बोर्ड में मेंबर रहे हैं। फूले पर एक फिल्म आ रही है, उसको सेंसर बोर्ड द्वारा रोका जा रहा है। एक धड़क 2 मूवी आ रही है जो कास्ट पर आ रही है, उसको भी। तमाम ऐसी मूवी जो जाति पर आ रही हैं, जो धर्म पर मूवी आ रही है उनको चलाया जा रहा है, जो जाति पर आ रही हैं उनको रोका जा रहा है। क्या धर्म का तोड़ जाती है? ये भारतीय जनता पार्टी को भी समझ आता है, इसलिए वो जातियों पे जो जातिवाद पर फिल्म बन रही है, उनके विरोध में फिल्म बन रही है, उसको रोक रही है। नहीं, देखिए, जो मेरा इसमें मानना है, जो प्रोपेगेंडा मूवी बन रही है जिसका कोई आधार नहीं है, जिसमें कोई कहानी में सत्यता नहीं है, वो मूवी तो चलाई जा रही है। क्योंकि आज के वक्त में सबसे बड़ी परेशानी क्या हो गई संदीप भाई, कोई पढ़ता लिखता नहीं है। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया ना, उसी मैसेज को नंबर 1 मान के चला दिया जाता है कि यही सच है। जैसे आज लोग अक्षय खन्ना को औरंगजेब मानने लगे। हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें यह है, अब जैसे आपने कहा मूवी आ रही है, अब इसमें मूवी में एक मैंने पढ़ा कहीं किसी अखबार में कि भाई उसमें था कि हजारों साल से जो छूअछूत चल रहा है, उसमें एक डायलॉग था, तो उसको सेंसर बोर्ड ने काट के कह दिया कुछ सालों से। तो ये जो सच्चाई है ना, एक तरफ जो आप नारा लगाते हैं सियासत में कि हम एक हैं तो सेफ है, लेकिन सिर्फ चुनाव तक,
चुनाव के बाद आप उस नारे को भूल जाते हैं। चुनाव के बाद आप रोज अखबार उठाते हैं, आपकी पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही दलितों पे उत्पीड़न? जिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकारें बहुत स्ट्रांग हैं, जिनके आप एग्जाम्पल देते हैं, उन सारे प्रदेशों के एक न्यूज़पेपर उठाइए और गिन लीजिए रोज की 100 खबरें हैं। तो अगर आप किसी अपने छोटे भाई का जो कमजोर है उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा भाई जालिम है, वो नहीं चाहता कि संरक्षण हो। तो अब जैसे आपने कहा फिल्म, तो फिल्म का मसला क्या है कि जब सच्चाई सामने आती है तो उससे डर सबको लगता है कि कहीं झूठ की जो अंधेरा है ना उसमें प्रकाश जल जाए और लोग जान जाएं उस बात को। तो प्रॉब्लम यहाँ हो रही है। और मेरा ये मानना है कि जब आप कहते हैं मनुस्मृति 5000 साल पुरानी है, तो आपको ये मानना भी पड़ेगा कि उत्पीड़न भी 5000 साल पुराना है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उर्दू को लेकर बटेंगे तो कटेंगे, आप जमीन पर नेताओं को तो उनके छोड़िए, खुद मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देते हुए सदन में देखा जाता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को लेकर, राहुल गांधी को लेकर ऐसे आप शब्दों का यूज़ कर लेते हैं। तो आप योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जब आप बड़े हो जाते हैं, जैसे भाई एक चुटपुंजिया कोई पिंकी भैया टाइप का कोई आदमी कुछ कह दे, उसको मैं बड़ा नहीं मानता, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या है ना, वो लाइमलाइट में आने के लिए उस चीज़ को कर रहा है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं और किसी पद पे बैठ जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बड़े भाई की जिम्मेदारी है कि छोटे भाइयों का संरक्षण करे, तो जब आप पद पे बैठ जाते हैं तब आपको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप करते हैं तो भाई आप जब रात में सोते होंगे तो आप भी तो सोचते होंगे। भाई मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आप गोरखपुर में मठ जो है वहाँ अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वो मठ जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले का नाम गोरखनाथ जाहिदाबाद है। और जाहिदाबाद में चारों तरफ मुसलमान हैं, मतलब मठ के इर्द गिर्द करीब करीब मेरा मानना है कि 50,000 से ऊपर मुस्लिम जो है वो रहते हैं। मठ सेंटर में है, मेन रोड है, चारों तरफ जो मोहल्ले हैं वो मुसलमानों के। अच्छा, वो मुसलमान सैकड़ों बार मंदिर में जाते हैं और आते हैं, क्योंकि भाई जब मंदिर सामने है और वहाँ मेला लगा है या वहाँ दुकानें हैं या वहाँ, तो ऑब्वियस बात है आए जाएंगे। लेकिन मैंने ना उन मुसलमानों के अंदर ये भेदभाव देखा कि वो मठ में क्यों जा रहे हैं, और ना मठ में ये भेदभाव देखा कि वो एंट्री ना करे। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो अभी कल का परसों का उनका स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे थे कि जब हैदराबाद में जुल्म हो रहा था तो बाबा साहब ने एक पत्र लिखा हिंदुओं को कि तुम मुसलमान मत हो जाना। मैं ये मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान हुआ है तो वो उस रेवोल्यूशन से हुआ है जिसमें इस्लाम ने उनको ये ताकत दी है कि हम कोई भेदभाव नहीं करते, हमारे यहाँ उच्च और नीच नहीं है। हमारे यहाँ ये शब्द नहीं यूज़ होता कि मस्जिद में कोई जाएगा तो राजा जो है वो पहली रो में खड़ा होगा और जो रंग होगा वो आखिरी रो में खड़ा होगा। वो शेर है बहुत पुराना कि एक सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये जो चीज़ थी, जब केरला में इस्लाम आया शुरुआती दौर में, तो मुसलमान जो लोग हुए, ज़्यादातर जो मुसलमान हुए वो दबे कुचले शोषित वंचित लोग थे। और वो किस लिए हुए? क्योंकि जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग थे वो लोग जो है बंटवारा कर रहे थे, तो इससे मुसलमान हुए। अब वो उन्होंने कहा, हैदराबाद के पत्र का जिक्र किया, मैं उनसे अगर पूछ लेता, अब सामने होते, डिबेट हो रही होती, वाद विवाद का माहौल होता, आप तो किसी को कुछ कह दीजिए तो सीधे जो है वो पुलिस आ जाती है। तो अगर वाद विवाद का माहौल नहीं तो मैं उनसे पूछता कि चलिए वो तो मैंने मान लिया कि उन्होंने पत्र लिखा, लेकिन अब दूसरी तरफ आप ये जिक्र करिए कि बाबा साहब को आखिर बौद्ध धर्म क्यों अपनाना पड़ा? बाबा साहब भी तो हिंदू पैदा हुए, तो आखिर ऐसी क्या परेशानी थी हिंदुत्व से जो उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अपनी 21 प्रतिज्ञाएं लिखी और उन प्रतिज्ञाओं को लिखने पर मजबूर हुए? आखिर उस चीज़ का सुधार क्यों नहीं करते आप? उस चीज़ के सुधार पर सरकार अगर ध्यान दे तो 10-12 साल हो गया, इतनी अच्छी सरकार है, तो शायद बहुत बड़ा सामाजिक सुधार हो जाता। जैसे सती प्रथा थी अंग्रेजों के ज़माने में, तो सती प्रथा का सुधार हुआ ना, आज कोई सती नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इनका सुधार करिए। और जब बाबा साहब बौद्ध हो गए तो सावरकर ने उनको बहुत सारी ऊट पटांग बातें कही, इतिहास है, आप पढ़िए। तो लिखा हुआ मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें आधा अधूरा सच बताकर किसी को वर्गलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, लास्ट में अगर एक बच्चा घर में है और बेरोज़गार बैठा है तो चाहे 2 मिनट के लिए कोई मुसलमान जोश में आ जाए किसी के भड़कावे में आके, कोई हिंदू जोश में आ जाए किसी के भड़कावे में आके, बाद में जब उसका जोश ठंडा होता है ना तो वही सोचता है नुकसान मेरा ही हुआ है। चाहे दंगे में मुसलमान मारा जाए चाहे हिंदू मारा जाए, मारा बेचारा वही दबा कुचला शोषित वंचित गरीब असहाय मारा जाता है। बड़े घरों में बैठा हुआ, बंगले में बैठा हुआ किसी का बच्चा जो है वो नहीं मारा जाता। अनुराग ठाकुर जब नारा लगाते हैं आके कि गोली मारो, अपने बेटे को तो लंदन भेज देते हैं, बाकी जो बच्चे यहाँ खड़े हैं उनको कहते हैं कि जाओ आप गोली चलाओ और गोली खाओ। गोली चाओ, जितने आप कांवड़ लेने वाले आप देखोगे सब, भाई आप तो राजा हैं, अनुराग ठाकुर तो राजा है ना, वो क्यों नहीं जाते कावड़ लेके? उनका बच्चा क्यों नहीं कावड़ लेके जाता है?
वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो ये समझ गए कि हम तो राज करने के लिए हैं, पिसेगा तो ये गरीब मजबूर। तो मैं गरीब और मजबूरों, असहायों को, दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इनके फंसावे में आप मत आइए। ये बहकी बहकी बात करके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के आपका नुकसान कर रहे हैं। जब ये कीमती वक्त इन बेरोजगार बच्चों का बर्बाद हो जाएगा ना, या जो धर्म की अफीम चाट के नाच रहे हैं मस्जिदों के आगे, उनका जब ये कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा तो उनको ये रियलाइज होगा, वो ये समझेंगे कि उन्होंने सिर्फ अपना वक्त बर्बाद किया, और जिनके लिए बर्बाद किया वो सारे लोग विदेश में बैठे हैं और सब एक दूसरे के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे हैं और ही हू कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, जो परेशान हुआ है वो ये पीड़ित है, जिसको नौकरी नहीं मिली, उसके बच्चे को शिक्षा नहीं मिली, उसका बच्चा जो है वो भूखा है, वो है ये लोग। तो आपको इस बरगलाने में नहीं आना है। अभी मैं देख रहा हूँ लगातार जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो नफरती बयान पूरी तरीके से देश के अंदर फैलाए जा रहे हैं, बाबाओं के भी तमाम बयान आ रहे हैं, इसमें क्या मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं सारी पार्टियां? नहीं, देखिए, वोट बैंक तो नहीं मैं कहता। इसमें पहला सबसे पहले जो आपके दो सवाल हो गए इसमें, एक तो वोट बैंक हो गया, एक ये भड़काऊ बयान हो गया। देखिए, आजकल एक ट्रेंड चल गया, मैंने देखा है कि कोई छुटभैया आता है, वो मुसलमानों को 4 गालियां बकता है, उसको गोदी मीडिया खास करके उठा लेता है उस इशू को, स्पेशली उसमें धर्म के ठेकेदार ज़्यादा माने जाते हैं। हाँ, और फिर उस इशू को उठाने के बाद गोदी मीडिया उसको स्टार बना देता है। तो ये बड़ा स्किप वे हो गया है, आसान सा तरीका हो गया है कि मुसलमानों को गाली बको और इनाम पाओ। तो जो इनाम पाओ की योजना चलाई है इन पार्टियों ने, जो खास करके फासिस्ट पार्टियां जो लगातार जो है हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, उन पार्टियों में खास करके बीजेपी आगे आ रही है, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देती है जो गाली बकते हैं। अब राजा सिंह को आपने रिवोक किया, मोस्टली माँ बहन की गालियां बक रहा है राजा सिंह हैदराबाद में, आप देखिए। आपने पहले उसको निष्कासित कर दिया, तमाम है, कपिल मिश्रा, परवेज शर्मा, तमाम मिलेंगे आपको। नहीं, मैं क्या करूं, उस राजा को निष्कासित कर दिया आपने, फिर उसको चुनाव से पहले पार्टी में ले लिया। तो ये जो चीज़ है कि आप जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इससे क्लियर है कि भाई अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके मन में मंशा है कि वो भी नेता बने, तो वो सब देख रहा है कि पढ़ना लिखना, लाइब्रेरी जाना, संविधान पढ़ना, समरसता की बात करना, ये सब बड़ा मुश्किल काम है। 4 गाली बको मुसलमान को और उसके बाद नेता बन जाओ, तो ये आसान तरीका हुआ ना। तो दुनिया अगर आपको 2 तरीके बताए जाए कि ये वाला मुश्किल है, ये वाला आसान है, तो हर आदमी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है जो कहता है आसान तरीकों को चुन लिया जाए, बस। तो यही हो रहा है। अब गई आपने वोट बैंक की बात, तो देखिए, वोट बैंक का जहां तक इशू है, तो कांग्रेस के समय ये बड़ा हल्ला मचा हुआ था कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। सुना होगा आपने, बहुत बीजेपी हर जगह, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद और ये लोग उस जमाने में कहा करते थे कि मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट। आज क्या राजनीति हो रही है? हिंदू अपीजमेंट की। भाई, ट्रिपल तलाक अगर उससे खत्म हो गया, आपका कानून ले आए, तो उससे किसी का भला थोड़ी हुआ। आप बताइए कितने केसेस आए? 370 आप ले आए, उसके बाद हमने खबर सुनी कि सब लोग जाके कश्मीर में प्लॉट खरीद लेंगे। आप बताइए, सरकार बताए विधान कि कितने लोगों ने प्लॉट खरीद लिया अब तक? अयोध्या में जरूर खरीद लिया। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ अपीजमेंट की बातें हैं। इससे आपका साइकोलॉजिकल अपीजमेंट होता है और आपको ये लगता है कि भैया बड़ी चूड़ी टाइट हो रही है। हालांकि चूड़ी सबकी टाइट हो रही है, उनको ये लग रहा है कि सिर्फ एक की हो रही है। भाई, अगर 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है तो सबकी चूड़ी टाइट है। एलपीजी पूरी दुनिया में आज के टाइम पे सबसे महंगी भारत में है, तो चूड़ी सबकी टाइट हो रही है। बच्चों के फीस के लिए दिल्ली के स्कूलों के बाहर अभिभावक परेशान खड़े हैं। 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये महीने की फीस जा रही है 5वीं और दूसरी क्लास के बच्चों की। तो अभिभावक पूरे देश के परेशान हो रहे हैं, सबकी चूड़ी टाइट हो रही है। गाड़ियों पे जो आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर खरीदते हैं, जितना टैक्स लगा हुआ है, सबकी चूड़ी टाइट हो रही है। जीएसटी, हर चीज़ पर, कफन से लेके माचिस तक पे जीएसटी आप दे रहे हैं, सबकी चूड़ी टाइट हो रही है। चूड़ी किसी एक की टाइट नहीं हो रही है, चूड़ी सबकी टाइट हो रही है। अगर खुदरा व्यापार में हर चीज़ के रेट बढ़े जा रहे हैं, आप सोना 98,000 पे लाके खड़ा कर दिया आपने, वही सोना जो 2014 में 26,000 का था, तो चूड़ी किसकी टाइट हुई? क्या मुसलमानों की बेटियों की शादी में सिर्फ सोना दिया जाता है? चूड़ी सबकी टाइट हो रही है। आपको यह दिखाया जा रहा है कि चूड़ी जो है एक की टाइट हो रही है। इसी भ्रम, जो छलावा एक पैदा हुआ है ना, इस छलावे को जिस दिन हिंदुस्तान तोड़ेगा, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, जिसको मैं कह रहा हूं ना कि सामाजिक समरसता का जो आज़ादी है वो अभी तक नहीं आई है। सिर्फ हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई, तो सामाजिक समरसता की जब आज़ादी आएगी ना, कि मैं जो चाहूं खाऊं, मैं जो चाहूं पहनूं, मैं जिससे चाहूं शादी करूं, ये जब सारी चीज़ें सामाजिक समरसता की आ जाएंगी, तब समाज आज़ाद होगा। और ये चीज़ें आप देखिएगा कि बहुत लंबी नहीं चलती। जितनी वोलेटाइल आप होंगे, अहमद भाई मुझसे कह रहे थे एक ज़माने में कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा वोलेटाइल है, हर बात में बयान देता है, हर बात में गुस्सा होता है, हर बात में चिल्लाने लगता है, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसका कार्यकाल नहीं चलता है। और मुझे लगता है क्षणिक और इतिहास में तो 50, ये जब सारी चीज़ें सामाजिक समरसता की आ जाएंगी, तब
समाज आज़ाद होगा। और ये चीज़ें आप देखिएगा कि बहुत लंबी नहीं चलती। जितनी वोलेटाइल आप होंगे, अहमद भाई मुझसे कह रहे थे एक ज़माने में कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा वोलेटाइल है, हर बात में बयान देता है, हर बात में गुस्सा होता है, हर बात में चिल्लाने लगता है, तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उसका कार्यकाल नहीं चलता है। और मुझे लगता है क्षणिक है, और इतिहास में तो 50-100 साल कुछ नहीं होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लोग बहुत जल्दी इस बात को समझ जाएंगे, और समझ गए हैं। बिल्कुल भाई आपने 2024 के नतीजे देखे ना, कि अगर नीतीश और नायडू साथ में नहीं आए होते, क्या होता। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था, जैसे कि मैं इसमें तमाम एक्टिविस्ट मैं आपको दलित समाज के अंदर दिखा दूंगा। चंद्रशेखर एक्टिविस्ट बने, उसके बाद नेता बने, चंद्रशेखर के नीचे बड़ी तादाद में दलित समाज जुड़ा। मुस्लिमों में कोई हमें ऐसा नेता या एक्टिविस्ट नहीं मिलता जिसके एक लामबंद होकर मुसलमान उसको अपना नेता माने, या क्या बोले ये सामाजिक क्रांति कर देगा, ये बिल्कुल हाँ मुस्लिमों के जो अधिकार है उन पर सुरक्षा करेगा। एक को मुस्लिम, चाहे वो ओवैसी जी हो या तमाम लोग, कोई उनको नेता मानने को मुसलमान तैयार नहीं। आखिर ये बिखराव क्यों है? देखिए, मेरा एक एक्टिविस्ट के बारे में एक चीज़ माननी है कि एक्टिविस्ट वही सक्सेसफुल हुआ है, जो मैंने देखा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो जिसका परिवार जो है राजनीति में ना रहा हो, जिसका परिवार राजनीति में ना रहा हो, वही एक्टिविस्ट सक्सेसफुल हुआ है। अगर आपका परिवार राजनीति में, तो फिर लेगेसी है। और लेगेसी वाला व्यक्ति एक्टिविस्ट इसलिए नहीं बन पाता है कि जो व्यक्ति शुरुआती दौर से राजपाट देख रहा है ना, वो जमीन पर जाके लड़ नहीं पाता है। उसको लगता है कि मेरे पापा ने जैसे किया मैं भी कर ले जाऊंगा। तो आप देखिए, जितने भी लोग जो जिनके यहाँ जो है लोग रहे हैं नेता, वो बड़ी कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बड़े संघर्ष कर रहे हैं। जैसे अब आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कांग्रेस में लल्लू जी हैं, अजय कुमार लल्लू जी। आप देखिए बड़े ज़मीन से आए हैं, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए, उनको समझिए, तो बड़ा एकदम ऐसा लगता है कि आपसी स्वभाव है, हम दोनों दोस्ती है। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जाके जो जिसका परिवार राजघराने से आया हो। सिंधिया जी को से मिल लीजिए। मैं इसका एक किस्सा सुना दूं आपको कि हालांकि मैं एक ही मुलाकात मेरी जिंदगी में हुई। मैं कांग्रेस में था, किसी ने मुझसे कहा, उस जमाने में सिंधिया जी भी कांग्रेस में थे। सरकार आई थिंक चली गई थी, 2014 के बाद की बात है। तो मैं उनके घर गया और किसी के रेफरेंस से गया, तो फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ किसी PA का उनके, और उसको हमने फ़ोन किया, तो उसने कहा 12 बजे आप आ जाइए। तो मैं और एक मेरा साथी और गए। सफदरजंग रोड पे उनका मकान था। अब कहाँ रहते हो मुझे नहीं मालूम। मैं वहाँ गया, तो हम जो PA का कमरा था पीछे की तरफ, उसमें चले गए। तो उसने कहा कि हाँ अभी साहब आपसे मिलेंगे। तो भाई ऑब्वियस बात है कि भाई आप किसी नेता के घर जाएंगे तो उसे कमरे में जाके मिलेंगे, एक कप आप पानी तो कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई एक गिलास पानी मिल जाएगा पीने के लिए, या नेता आपसे बात करेगा तो भाई आपको सामान्य अपने लेवल पर बैठा के बात करेगा। तो आधा घंटा गुजर गया उस बात को। अच्छा, जिस आदमी का रेफरेंस था, जिस आदमी के रेफरेंस से मैं गया था, वो रेफरेंस भी मजबूत था, कोई ऐसा नॉर्मल आदमी के रेफरेंस से मैं नहीं गया। थोड़ी देर के बाद एक लड़का आता है PSO टाइप का, वो कहता है कि आइए आइए आइए। तो जाते हैं हम, और एक गेट के बाहर खड़ा कर देता है कतार में, और जहाँ गाड़ी लगती है वो गेट के बाहर कतार में खड़ा कर लेता है। सिंधिया जी आते हैं वहाँ से, और 2 लोग तो उनको महाराज जी कहते हैं, आई थिंक उनके क्षेत्र के होंगे, पैरवर छूते हैं। उसके बाद मेरा नंबर आता है, बोलते हैं यस मिस्टर टेल मी। तो मैं बताता हूँ, वो मेरे कंधे पे हाथ रखते हैं, ओके थैंक यू करके चले जाते हैं। मुझे लगा कि यार अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो मैं मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सम्मान के लिए जी रहा हूँ। तो मैं उसके बाद दोबारा मैंने कहा ये इनके यहाँ जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं वो दिन है और आज का दिन है कभी नहीं गया। तो मेरा ये मानना है कि जो आपको जिस घर में सम्मान ना मिले उस घर में रहना सही नहीं है एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए। और जो एक्टिविस्ट होता है वो स्वाभिमानी होता है। आपने अभी बात की सम्मान की, क्या कांग्रेस ने आपको सम्मान नहीं दिया था जो आपने कांग्रेस छोड़ी? नहीं, अब आपने एक्टिविज्म की भी बात की थी। सिर्फ सम्मान ज़रूरी नहीं है, लोगों के मसले हल होने भी ज़रूरी है। देखिए, कांग्रेस मैंने अपनी किसी लोभ लालच में नहीं छोड़ी थी। मैं तो कांग्रेस में काम कर रहा हूँ और इतने ज़माने से काम कर रहा हूँ, मैं तो कभी जाता भी नहीं कि पद दे दो मुझे कोई। मैं कांग्रेस में था और मैं क्यों आया राजनीति में, ये सवाल मेरे जहन में हमेशा होता है। तो इसका सीधा एक जवाब है कि मैं राजनीति में, क्योंकि मैं डॉक्टर बन गया था, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी भी डॉक्टर है, तो हम दोनों मिलके तो भाई अपना जीवन तो खींच ही सकते हैं। राजनीति में आए क्यों? तो राजनीति में इसलिए आए कि जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके जब आप रिनोवेशन की बात करते हैं तो रिनोवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम, घर से ही विकास शुरू करना है। तो भाई मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा ना। तो जब मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूंगा और किसी को अगर बुरा लग जाएगा या मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि मैं राजनीति में रहने से मेरे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, मैंने कांग्रेस छोड़ी तो किसी और पार्टी में मैं गया भी नहीं। अब आप इसको एग्जाम्पल दे दूं कि मैं कहीं से आ रहा था दिल्ली, मुझे एयर होस्टेस ने न्यूज़पेपर दिया जहाज़ में। मैंने उस न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 7 दिन हो गया एक नासिर जुनैद नाम के व्यक्ति की 2 लोगों की जलाकर हत्या कर दी गई,
हमारी सरकार है कांग्रेस की, ना मुआवजा मिला और ना 7 दिन से कुछ हुआ, और खास करके सरकार में जो लोकल एमएलए वहां की है जाहिदा, वो जो है उसको वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही, धमका रही है, चीजें कर रही। मैं दिल्ली पहुंचा, मैंने अपने लोगों से बात की, वहां बात की राजस्थान में। अच्छा, मेरा राजस्थान से क्या लेना देना, मुझे कोई राजनीति चमकानी नहीं थी राजस्थान में, मैं वहां चला गया। अच्छा, मैं ये सब सोच के नहीं गया था कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। मैं वहां पहुंचा, मैं आपको बताऊं, उसकी जो बच्ची थी छोटी सी 5 साल की, जुनेद की, वो इतने बड़े से कप में प्लास्टिक के चाय लेके आई मेरे लिए, और मेरी रूह कांप गई उसको देख के। उनके घर की स्थिति ये थी कि एक ढंग का पंखा नहीं था उनके घर में, जिसकी जो पंखियां हैं ना वो सीधी हों। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने वहीं से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि मुझे पद नहीं मिला, इस्तीफा इसलिए दिया कि अगर हमारी सरकार है, 7 दिन हो गए, कोई बात नहीं सुनी जा रही और हमारे लोगों ने वोट दिया है तुम्हें, उसके बावजूद अगर ये एरोगेंसी है और हमारी ही विधायक जो कांग्रेस की है वहां जाहिदा, वो उसको दबा रही है, तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। और मैंने तो ये सोचा था कि अगर 8 दिन में अशोक गहलोत जी वहां नहीं पहुंचे ना तो मैं आत्मदाह करूंगा। दूसरी बार जिस दिन मैं वहां गया, राष्ट्रीय नेताओं से आपने बात करने की कोशिश मैंने की? बहुत कोशिश की थी उस जमाने में, कई बार संदेश दिया, चीजें की, सिर्फ राष्ट्रीय नेताओं से नहीं, मैं तो गहलोत जी के यहाँ भी बात करने की कोशिश की। और उसके बाद जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो मुझे सबसे पहला फोन पायलट साहब का आया, और उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, हम लोगों से कहते हम सुनते, ये होता। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो भी दबाव बनाओ, राजनीतिक दबाव, गहलोत जी वहां गए थे, और गहलोत जी ने वहां मुआवजा भी दिया और जो हम लोगों से हो सकता था वो भरसक मदद की, तो मेरी शिकायत तो वहीं मिट गई थी। लेकिन मेरी एक पॉइंटर था कि मेरी ही मजहब में पैदा हुई जाहिदा जो वहाँ की विधायक थी, वो वाइट वॉश कर रही थी, तो वहाँ मैं उसके खिलाफ प्रचार में गया और चुनाव वो हारी, 3रे नंबर पर आई। और जो लड़का था घाटमिका का मुख्तार, उसका चुनाव में मैंने गया और वहाँ मैं उसकी कैंपेन की मैंने, और वो लड़का जो है 2रे नंबर पर आया। आज वो कांग्रेस में है, वो भी, मैं भी वापस कांग्रेस में आ गया। तो मतलब ये कि पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई इस बात की है कि अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, मेरे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, तो मैं राजनीति ही करूंगा क्यों, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा, मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में ये सोचता रहा कि मैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करूंगा, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन जब मुझे लगा कि अब सड़क पे उतरने का समय है, अब तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज के वक्त में तो ये है कि हर माँ ये चाह रही कि दूसरे का बेटा बोले, तो मेरी माँ भी तो ये चाहती होगी, वो भी मुझे 10 बार डांटती है, यार क्यों बोल रहे हो भाई, क्यों बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं माहौल क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के माहौल में बोलना मुझे लगता है ज़रूरी हो गया है, और अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ूंगा तो फिर दूसरे लोगों के लिए लड़ूंगा तो वो उपहास करेंगे मेरा, कि जो आदमी अपने घर में खाना नहीं खिला पा रहा है लोगों को, वो दूसरों के घर में भंडारा करवा रहा है। पार्टी छोड़ने के बाद बीच में एक वॉलंटियर अगेंस्ट हेट आपने बनाया, उसका क्या चल रहा है? वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट चल रही है, वो एक वकीलों की टीम है जो लगातार मदद करती है लोगों की, और हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते मदद करने के। किसी का फ़ोन आया हमारे पास कि भाई यहाँ FIR नहीं हो रही है, तो हमने वकीलों से कहा भाई FIR कराओ। फिर हमने उसमें एक कैंपेन और चला दिया, पढ़ो संविधान करके, क्योंकि है क्या कि अगर हमारे लोग संविधान पढ़ लेंगे, जो कि नहीं पढ़ते, इसीलिए व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ के भड़क जाते हैं, तो हम उसमें पढ़ो संविधान भी चला रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को, लोगों को संविधान की जानकारी हो। बुकलेट्स बना के छोटी छोटी संविधान की वो बांटी हमने कई जगह, और हमारी वकीलों की टीम लगातार काम कर रही है। देखिए अभी हम वक्फ बिल पे गए, हालांकि क्योंकि वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट एक कैंपेन का नाम है और वो कैंपेन मिराज हुसैन रन करते हैं, तो मैं गया। तो वो जो वकील थे सारे के सारे वो वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट से ही मेरे साथ जुड़े हैं, तभी तो मुझे आसानी हुई कि इतने वकील मेरे पास पहले से थे, और मैं फौरन चला गया सुप्रीम कोर्ट। मुख्य बात मैं इसमें देख रहा हूँ, आपने जब भी अभी बात की वक्फ बोर्ड की, आखिर वक्फ बोर्ड का जो नया कानून, उससे दिक्कत क्या है? देखिए, जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आप अंदर मौजूद थे, हाँ, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल, इसे डिटेल में आप थोड़ा बताइएगा, लोग पूरा समझना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा, एक कश्मीरी पंडित लड़का था जो किसी का वकील था, उसने ये पूछा कि ये बताइए कि कश्मीर के अंदर, मैं कश्मीर से आता हूँ, और वहाँ पे 90-95% मुसलमान रहता है, अगर कश्मीर के किसी मंदिर में, ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे वैष्णो देवी का बोर्ड बने, और उस बोर्ड में ये कहा जाए कि इसमें 22 लोग रहेंगे, 12 मुसलमान रहेंगे और 10 हिंदू रहेंगे, तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? जिस लड़के ने पूछा, हाँ, ये कोर्ट में ये सवाल हुआ चीफ जस्टिस के सामने। तो मेरा ये मानना है कि जो इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है ना, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 हमसे कहता है, तो हमें अपने रीति रिवाज, अपने मस्जिद, अपने कब्रिस्तान मैनेज करने का इख्तियार खुद है। भाई किसी शवाग्रह में आप जाइए, उसकी कमेटी बनाइए और उसका हेड 2 मुसलमानों को बना दीजिए, तो कल को जो लोग जाएंगे वहां, वो पहले इस पर आपत्ति करेंगे कि भाई यहाँ मौलवी साहब क्यों खड़े। तो धार्मिक स्वतंत्रता है, सिख अपना मैनेज कर रहे हैं,
हिंदू अपना मैनेज कर रहे हैं, मुसलमान अपना मैनेज कर रहे हैं, और फिर इस देश में सब मिलजुल के एक साथ रह रहे हैं। तो पहली आपत्ति तो ये थी कि भाई कोई भी बोर्ड बने, चाहे वो वक्फ बोर्ड की काउंसिल हो, सेंट्रल काउंसिल हो, चाहे स्टेट वक्फ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें आप जो है हमें ही वरीयता दीजिए। और उसके एग्जाम्पल्स थे, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट है, सेक्शन 5 है उसका, वो ये कहता है कि जिला अधिकारी जो है, कलेक्टर जो है, वो उसका अध्यक्ष होता है और बाकी उसकी पूरी टीम नॉमिनेट होती है, अलग अलग लोग उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कलेक्टर मुसलमान आ गया, मतलब जो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है वो आ गया, तो जो उसके नीचे का सबऑर्डिनेट अधिकारी प्रैक्टिसिंग हिंदू होगा उसको बनाया जाएगा। तो जब आप एक तरफ इस तरह के एक्ट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी दरगाहों को मैनेज करने के लिए कलेक्टर हिंदू क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उसे हमारे रीति रिवाज के बारे में नहीं पता, तो वो हमारे जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत कर सकता है। हमें अपने रीति रिवाज के बारे में पता, तो हम पहली बार पे तो इस पे लड़ रहे थे। दूसरा एक पावर था, कलेक्टर जो है वो हर चीज़ को देख लेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक ज़मीन है, मान लीजिए इस जगह हम बैठे हैं, ये एक वक्फ की ज़मीन है, इस पर काम हो रहा है। वो किस चीज़ के लिए वक्फ की गई है भाई? इसका जो मान लीजिए खेती है, हो रही है, तो खेत जो कटेगा, जो उसका पैसा आएगा, वो गरीबों को दिया जाएगा। वक्फ लैंड है क्या? बेसिकली आप इसको समझिए कि जो हमारे आबो अजदाद, जो हमारे पुरख जो थे, अब आज के दौर में तो ज़मीनें हैं ही नहीं सारे लोगों के पास, अब तो ज़मीनें घटती जा रही हैं लोगों के पास। तो मान लीजिए कि उनके पास 2 एकड़ ज़मीन थी। अब वो ये चाहते थे कि मैं जब मर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, तब भी मुझे पुण्य मिलता रहे। तो किसी ने उस एक ज़मीन के एक कोने पे एक कुआं खुदवा दिया और कहा ये कुआं मैंने वक्फ कर दिया। तो वक्फ का मतलब हो गया कि अब उस कुएं से कोई भी गरीब, मुसाफिर, राहगीर पानी पीता रहेगा, उसका जो पुण्य मिलेगा वो उनको मिलेगा। अब वो वक्फ हो गई। ये वक्फ का मोटो है। तो इसमें बहुत सारी, जैसे बहुत सारे वक्फ करके अपने खेती की ज़मीन किसी ने वक्फ कर दी, किसी ने कहीं कोई राहगीरों के ठहरने के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया उस ज़माने में, किसी ने घर बनवा के दे दिया वक्फ को। अब वो वक्फ हो गई। ये मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए किया? मुसलमानों ने मुसलमानों के लिए नहीं किया, मुसलमानों ने लोगों के लिए किया, फॉर द सोसाइटी, कि भाई अब भाई कुआं खुदवा देंगे तो उस पर ये थोड़ी लिखा रहेगा कि इस कुएं का पानी सिर्फ मुसलमान ही पिएगा। ये तो कहीं आपने नहीं देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में। तो राहगीर जो आएगा वो पिएगा पानी। तो अब जब आपने ये कर दिया, अब क्या कहती है इसमें जो इनका आया न्यू अमेंडमेंट एक्ट 25, वो ये कहता है कि कलेक्टर को जो है विवादित होने पे जिम्मेदारी मिल जाएगी। अब विवादित कैसे करना है भाई? विवादित करना तो आप जानते हैं कैसे होता है यहाँ विवादित। एक लेटर आपने लिखा कि ये कुआं जो है ये फलाने का है, अब विवादित हो गया। अब सारा का सारा पावर कलेक्टर के पास फौरन आ गया। अच्छा, कलेक्टर जो है वो स्टेट मशीनरी का आदमी है, तो जिसकी सरकार होगी हमेशा प्रशासन का झुकाव उस तरफ होता है। वरना जब संभल में चुनाव हो रहे थे तो क्यों लाठियां चल रही थी? रामपुर में चुनाव हो रहे थे तो क्यों लाठियां चल रही थी? हमने देखा होगा। तो सारे वीडियोस पे कुछ कहना नहीं मुझे। तो जब प्रशासन का झुकाव उस तरफ होता है तो मुस्लिम पक्ष को ये लगा कि मान लीजिए पहले आपने विवादित कर दिया, फिर कलेक्टर को दे दिया। अब कलेक्टर तो सरकारी तंत्र का व्यक्ति है, तो वो जब खुद ही सरकारी तंत्र का है और सरकार ही दावा कर रही है कि आधी वक्फ लैंड हमारी है, तो किसके हक में फैसला करेगा? दूसरा प्रॉब्लम ये था। मैं तीसरा प्रॉब्लम ये था कि देखिए, वक्फ पहली दिन की बात नहीं कि आज वक्फ हुआ है या 100 साल पहले वक्फ हुआ है या 200 साल पहले। वक्फ सदियों से चला आ रहा है। मैं भी अरब गया उम्रा करने, तो वहाँ एक मैंने होटल देखा, जो एक हमारे खलीफा थे, उन्होंने उस ज़मीन पर एक मुसाफिर खाना बना दिया था। आज वो 5 स्टार होटल है। तो उसकी जो कमाई है वो वक्फ है और आज भी वो यूज़ हो रही है। उस्मान करके होटल है, तो वो हमारे खलीफा थे हज़रत उस्मान, उन्होंने वो वक्फ किया था, तो वो आज भी चल रहा है वक्फ। तो बहुत सारी मस्जिदें, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें ऐसी हैं जो वक्फ की ज़मीनें हैं, और वो 600 साल पहले बनी, 700 साल पहले बनी। अब उनके पुरखे चले आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने परदादा की डिग्री निकाल के ले आइए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वही क्या दस्तावेज तो अब ये हमसे कहेंगे 700 साल पुराना कागज़ ले आइए। अब हमारे पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमारे पास लैंड है, तो आप फौरन उसका यूज़र बाय यूज़र बदल देंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये लैंड तो चली गई। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, जैसे अंबानी का मकान बना हुआ है, आपने देखा है, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट में वो केस था पहले, अब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि हाई कोर्ट में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस पर केस चल रहा है कि वक्फ कह रही कि वो हमारी लैंड है, अंबानी कह रहे हैं हमारी लैंड है, हमने खरीदी है। तो ये जैसे ही बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, तो जो 9 लाख प्रॉपर्टीज़ करीब करीब हैं वक्फ की पूरी हिंदुस्तान में, उसमें से 4 लाख प्रॉपर्टीज़ ऑन द गो बाई यूज़र में चली जाएंगी। तो ये जो चीज़ है कि भाई अगर मान लीजिए हमारा कब्रिस्तान चला गया, तो हम अपने मुर्दे कहाँ दफनाएंगे? अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही? बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्राइम लोकेशन पर हैं मुल्क में। भाई दिल्ली के बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ मेन रोड पे कब्रिस्तान है। उस ज़माने में जंगल रहा होगा, आज पॉश कॉलोनी है, लाखों रुपए गज का मामला है। तो उन चीज़ों को
फौरन सरकार डिस्प्यूटेड कर सकती है, या कुछ शरारती लोग जो सरकार के साथ मिल के, अफसरों के साथ मिल के खेल करना चाहते हैं, वो डिस्प्यूटेड कर देंगे। तो ये आपत्ति है हमें कि आप जो है इसको मुसलमानों का की लैंड है, मुसलमानों तक रहने दीजिए। जहां आपको गलती लगती है ऑलरेडी एक लॉ है। अच्छा, एक भ्रांति इसमें मैं और कहूँ गोदी मीडिया ने फैलाई बड़ी ज़बरदस्त, कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, तो अब इस लॉ से कोर्ट चला जाएगा। जबकि मैं बहुत क्लियर कर दूं कि ज़माने से लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते रहे हैं। हाई कोर्ट में सैकड़ों मुकदमे हैं, ट्रिब्यूनल वर्सेस हाई कोर्ट जो चल रहे हैं। वक्फ की भी एक ट्रिब्यूनल है, अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते तो आप हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो लोग जा रहे थे कोर्ट में। तो बेसिकली इसकी मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल बहुत ज़रूरत थी इस कानून की। ये कानून भी एक तरह का आई वॉश है कि भाई चुनाव आ रहे हैं बिहार के, तो कुछ ना कुछ ऐसा आई वॉश लाओ जिससे भाई राजनीतिक फ़ायदा मिले। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सरकार अगर शिक्षा पर ध्यान दे। और मैं तो इसमें एक और लाइन कहूँ, किसी एक पत्रकार का मैंने देखा, गोदी मीडिया पत्रकार का, एक गुरुकुल का फोटो डाला उन्होंने, उसमें गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई नया गुरुकुल बना है, कहाँ बना है ये मुझे नहीं ध्यान है, और उसके ऊपर उसने लिखा लोग जल जाएंगे ये देख के, जलने वाले जल जाएंगे, नफरती जल जाएंगे, इस तरह की कोई लाइन लिखी। मेरा एक सवाल है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, वो गुरुकुल में पढ़ें, मदरसे में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, विदेश में पढ़ें, वो पढ़ें और गुरुकुल बने। क्यों जल जाएगा कोई? मैं तो नहीं जलता। अगर कोई गुरुकुल का आदमी आता है और वो कहता है कि हमारा गुरुकुल बड़ा स्टैंडर्ड का है और उसमें बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मैं चंदा दूंगा उसे, मैं क्यों जलूंगा? भाई बच्चे पढ़ें, यही तो मैं चाहता हूं। तो हर बच्चे की अपनी औसत है, औकात है कि भाई उसके पास कितना पैसा है, उसके माँ बाप के पास। अगर गुरुकुल में फ्री में शिक्षा मिल रही है और जो बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जिसकी नंबर 1 पे चल रहा है आजकल हमारे कई टॉप के प्रदेश, जिसके बड़े बड़े बोल हो रहे हैं, तो वो बच्चे अगर पढ़ ले रहे हैं और गुरुकुल में ही पढ़ के निकल जा रहे हैं और हम कह रहे हैं उपनिषद ही अच्छा पढ़ ले रहे हैं, तो क्या बुराई है? कला तो आएगी। मैं कह रहा हूँ अगर कोई बच्चा ज्योतिष भी अच्छा पढ़ ले जाए, कम से कम कमाने खाने के लायक तो हो जाएगा, उसके अंदर अपनी बुद्धि तो डेवलप हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल नहीं जलता। मैं अभी अमरोहा के अंदर 10 दिन पहले की बात है, 15 दिन होंगे, 10 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, 10 अप्रैल की, मैंने होली और ईद मिलन समारोह किया। और अमरोहा की तारीख में पहला ऐसा समारोह हुआ है, क्योंकि आपको पता है अमरोहा मुस्लिम बहुल है, तो किसी नेता ने ईद मिलन तो दिया नहीं, लेकिन होली मिलन भी किसी नेता ने नहीं दिया। और मैं पहला नेता हूं अमरोहा में जिसने होली और ईद मिलन समारोह किया। और उस समारोह में, क्योंकि मैं देखता आया अमरोहा के अंदर, कि मैं जब भी देखता था कि भाई मुसलमानों का फंक्शन है तो 90% मुसलमान है, अगर दलित भाइयों ने कोई फंक्शन किया तो उसमें 90% दलित भाई हैं, हिंदू भाइयों का कोई फंक्शन है तो उसमें 90% हिंदू भाई हैं। तो मैंने कहा यार ऐसा फंक्शन करो जिसमें हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, तमाम वर्गों के लोग आए। तो मैंने वो फंक्शन किया और उसकी बहुत तारीफ की प्रेस ने। ये पहला फंक्शन हुआ है इतिहास में। तो मैं किसी से नहीं जलता, ना मेरे अंदर घृणा है, मैं उससे जलता हूँ जो बेवकूफ़ है। क्योंकि अगर आपके अंदर अकल नहीं होगी ना, तो आपको कोई भी मूर्ख बना के निकल जाएगा। वो जो देखा होगा आपने, वो छावा मूवी देख के गाना गा रहे हैं खड़े होके वहाँ, अरे भैया तुम अक्षय खन्ना को औरंगजेब समझ रहे हो? 300 साल पहले वो चला गया, 350 साल पहले उस। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने ख्वाजा गरीब नवाज की ये दरगाह अजमेर में है या हजरत निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है, आप जाइए वहाँ कितनी भीड़ होती है, आपने देखा है? बहुत होती है। हिंदू जाते हैं। औरंगजेब की कब्र का फुटेज ले आई कोई जाता है? तो मुसलमान जो है ऐसा नहीं है कि वो जो है एकदम औरंगजेब का गाना गा रहा है और हिंदू उसके ऊपर लठ लेके पिला हुआ है। ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आई वॉश है। जो आई वॉश हो रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम 350 साल पुराने मुद्दों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है उस पर चू नहीं कर पा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे आए। अभी मैं देख रहा था, जब ये बात होती है पूरी वक्फ को लेकर, ट्रिपल तलाक को लेकर, या 370 हो गया, CA/NRC हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुस्लिमों की इतनी चिंता क्यों है? लोग ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चिंता तो मुसलमानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है, बिना मांगे कोई ना कोई बिल दे रहे हैं। मैं तो मोदी जी से एक ही सवाल है मेरा, इतनी चिंता उनको हमारी है, बहुत अच्छी बात है, चिंता है, मोदी चला रहे हैं, चिंता है, बहुत अच्छी है बात है। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप थी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की, आप उसका हश्र पता कर लीजिए कहाँ चली गई, वो खत्म हो गई। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का जो बजट एलोकेशन था, जिसमें हिंदू के बाद जो बाकी 5 लोग हैं वो सब आ रहे हैं, मुसलमान, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, वो सब माइनॉरिटी हैं। उसका एलोकेशन कहाँ चला गया? आपने सारे जो पैसे दे रही थी कांग्रेस सरकार, वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप। अभी जैन भाई हमारे उत्तेजित हैं बम्बई में, 90 साल पुराना मंदिर जैन धर्म का तोड़ दिया कुछ रोज़ पहले, और जैन भाई प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन पर लाठियाँ चलाएगी सरकार। अब अनामिका अंबर जो है बुलडोज़र के, शाहीन बाग के बुलडोज़र पे गाने गा रही थी झूम झूम के, आज कह रही हैं कि ये कौन सा तरीका है कि बुलडोज़र चला दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में,
यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और दूसरी बात, अगर मोदी जी को हमारी चिंता है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, लेकिन एक बात का जवाब वो मुझे दे दें कि लोकसभा में उनके पास एक MP नहीं है मुसलमान, पूरे देश की विधानसभाओं में एक MLA नहीं है किसी भी राज्य में उनके पास। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, 22% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, उसमें भाजपा एक टिकट, कोई एक मुसलमान, करोड़ों मुसलमानों में से एक मुसलमान इस लायक नहीं मिला उनको इसको एक टिकट दे सकें। तो चिंता अगर हमारी करनी है तो हमें राजनीतिक भागीदारी दीजिए, हमें सामाजिक भागीदारी दीजिए। हमें ये मत बताइए कि जो है ये आधा किलो चीनी और पाव भर सिवई ले लो हमसे और एक शॉल ले लो और ये लो सौगाते मोदी। अरे वो तो हम खरीद लेंगे जब हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, तो उसकी ज़रूरत थोड़ी है हमें। हमें ज़रूरत है राजनीतिक हिस्सेदारी की। आपने कहानी सुनी होगी ना एक बड़ा, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आजकल बड़े नारे लगा रहे, सेकुलरिज्म वाले लोग भी बड़े नारे लगा रहे हैं इस पर कि भाई होना चाहिए होना चाहिए। तो मैं ये बात कहता हूँ कि मोदी जी ने भी तो एक कहावत सुनी होगी। और जब चाय बेचने वाला, एक चाय बेचने वाला कांग्रेस की हुकूमत में पढ़ लिख के अमेरिका घूम के जापान की बुलेट ट्रेन में बैठ के प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं तो कांग्रेस को गलत नहीं मान सकता भाई कि एक चाय बेचने वाले का बेटा, या चलो चाय बेचा अगर मोदी जी ने वो कह रहे हैं, तो वो व्यक्ति वहां से उठ के स्टेशन से देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठ सकता है। तो मैं बाबा साहब को इस बारे में शीश नमन करना चाहिए बाबा साहब को कि भाई उन्होंने इतना अच्छा संविधान बना दिया बाबा साहब ने कि वो व्यक्ति जो समाज के अंतिम छोर पे था वो प्रधानमंत्री बन गया। और आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? राजे रजवाड़े सारा देश चला रहे। आप बताइए, आप औरंगजेब से इतनी आपको घृणा है और दिया कुमारी को मुख्यमंत्री बना रखा है आपने। कौन है दिया कुमारी? औरंगजेब के लोग ही तो थे ये, औरंगजेब के लिए लड़ रहे थे। इनको क्यों बनाया आपने मुख्यमंत्री? हटाइए दिया कुमारी को, हम लड्डू बांटेंगे, हम बांटेंगे लड्डू, हमें नहीं वो है। दिया कुमारी को तो हटाइए आप। तो मसला ये है कि देखिए, सिर्फ ब्रेन वॉश, सिर्फ रोज एक नया मुद्दा लाओ और उससे कहानी सुनाओ। आप अमरोहा से राजनीति करते हैं और मैं अमरोहा में काफ़ी चर्चित नाम, विवादों में भी काफ़ी रहे। दानिश अली जी की मैं बात करना चाहूँगा। संसद के अंदर जो प्रकरण हुआ, उनको गाली दी गई रमेश बिद्दुड़ी जी द्वारा, ये पूरा प्रकरण पे आपकी क्या कहना है? देखिए, दानिश अली जी अच्छे व्यक्ति हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उनके साथ जो है जो हुआ वो गलत हुआ और हम सबको इस बात का अफसोस है। और एक अफसोस मुझे और है, और वो अफसोस ये है कि जो मुसलमान है या सिख है या जो ये मार्शल कौमें हैं ना, ये अपमान बर्दाश्त नहीं करती। जिस तरह का विदुड़ी ने उनका अपमान किया संसद में, अगर मैं होता, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मैं वो अपमान नहीं सहता, मैं पलट के जवाब दे के आता उसे, चाहे वहाँ देता संसद में या उसके घर जाके देता। तो इस बात की एक खींच अमरोहा के लोगों में या एक मुस्लिम समुदाय में रही है। और हालांकि वो अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में मुझे तो मालूम नहीं, ना मेरी उनसे इस बारे में कोई बात हुई। तो ये है कि वो खींच रह गई हमारे दिल में कि उसने उनको गाली नहीं दी थी, उसने कौम को गाली दी थी। और हम हज़रत अली के मानने वाले लोग हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले लोग हैं। सर कटा देते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं हैं। तो आपको गाली के बदले गाली देनी चाहिए थी क्या? नहीं, गाली के बदले कुछ तो देना चाहिए था, कुछ तो देना चाहिए था। आपने कहा बहुत सरल व्यक्ति हैं, उसके बावजूद आपने दानिश अली का प्रचार नहीं किया। नहीं, मैं उस वक्त कांग्रेस में था नहीं, और कांग्रेस मैंने ज्वाइन किया 28 मई को ऑफिशियली AICC के ओर से। उससे पहले चुनाव था अमरोहा में और मैंने उसमें एक वीडियो जारी किया, और उस वीडियो जारी करके मैंने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया और अपने लोगों को फ़ोन करके बोला कि भाई जिताओ। अब हार जीत तो भाई ईश्वर के हाथ में है, या फिर आप ये कहिए कि भाई क्या मेहनत उन्होंने ज़मीन पे की, इसका मैं कैलकुलेशन नहीं जानता हूँ। और मैं उनके लोगों से जब बात कर रहा था उस समय, जब पोलिंग हो गई तो लोग कह रहे थे जीत जाएंगे, तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि भाई मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि आगे भविष्य में अच्छा करें। अभी कांग्रेस या पूरा विपक्ष की मैं बात करूं, सबकी एक डिमांड है भाई जाति जनगणना होनी चाहिए, गिनती होनी चाहिए। गिनती करो का गाना भी बना, काफ़ी चर्चित है, तमाम गाने कांग्रेस बनाती रहती है। इस पर भी गिनती करो को लेकर इस पूरे जो मुद्दा है, इस पर आपकी क्या राय? जाति जनगणना, देखिए, गिनती करो बहुत अच्छी बात है, और गिनती करो में तो सबसे पहले दलित और मुसलमान कह रहा कि हाँ भाई हमारी गिनती कर लो फौरन, हमारी गिनती करके हमें अपना हक दो, क्योंकि सबसे पीछे तो हम है भाई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही कि मुसलमान दलित से भी पीछे है। और आप देखिए जाके पूरे मुल्क में मुसलमानों के हालात, भाई जेल में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, और वो मुसलमान हैं जो इन्होंने गुनाह नहीं किए। अभी कुछ दिन पहले छूटे बहुत सारे लोग, 20-20, 25-25 साल आप बंद कर दे रहे हैं हमारे बच्चों को, और उसके बाद वो छूट रहे हैं, बेगुनाह निकल रहे हैं। एक लड़का है आमिर, उसने किताब लिखी इस पर, वो खुद जेल में था, यही ओखला का है, उमर खालिद। हाँ, उमर खालिद है। अभी वो बच्ची एक हमारे गुलिफ्शा, वो जेल में है, ट्रायल नहीं हो रहे हैं उनके।
तो और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने सिमी कह के उसको बंद कर दिया, कुछ कह के बंद कर दिया, और पता लगा 10-15 साल के बाद वो बाइज्जत बरी होकर निकला, 15 साल बर्बाद हो गए। मैं तो सरकार से मांग करता हूं मैकेनिज्म लाओ भाई इस पे। अगर किसी के 15 साल बर्बाद हो गए तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसके साथ उसके ऊपर FIR होना चाहिए। अगर कोई कलेक्टर DM किसी को फंसा सकता है अपने पावर के रूप में, तो फिर जनता को भी ये पावर होना चाहिए कि जब वो बेगुनाह साबित हो जाए तो कलेक्टर DM जेल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है ना तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैं एग्जांपल देता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, मकान तोड़ दिया बुलडोजर कार्रवाई पे, कि भाई कैसे तोड़ दे रहे हो बिना नोटिस दिए। तो ये जो मनमानी चल रही है ना, इसके खिलाफ तो कानून आएगा, और आज नहीं आए तो सरकार बदलेगी तो हम लोग, मैं खुद ये बात आपसे कह रहा हूं कि देशव्यापी आंदोलन करेंगे कि इस तरह का कानून आए कि अगर कोई बेगुनाह है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने जेल में बंद करके उसको, चाहे पॉलिटिकल वेंडेटा हो या फिर रिलीजियस वेंडेटा हो, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हाँ कोई भी हो भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर किसी को भी आप गलत बंद कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हो रहा बस इसलिए कि वो सरकार के खिलाफ है, तो सरकार के खिलाफ होना देश के खिलाफ होना नहीं है। ये बात बीजेपी पहले शायद समझती थी, अब जब से सत्ता में आई है भूल गई है। मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रहे थे, बिल्कुल मनमोहन सिंह को चूड़ी भेज रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या कह रहे थे मौनी, और क्या क्या कह रहे थे कि मनमोहन सिंह, और कांग्रेस ने कभी रिएक्ट किया? नहीं किया। आज जब इनके एक लाइन लिख दे कोई बेचारा गरीब बच्चा, ऐसे पुलिस लेके जा रही है उसको जैसे उसका क्या हो गया। भाई हमारी आजादी भी तो है। इसमें मोदी के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, इतनी कमेंट कर, वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार और देश दो अलग अलग चीजें हैं। आई कैन नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट ऑन एवरी प्रपोजल, बट आई कैन एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन एवरी प्रपोजल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है बाई बर्थ मैंने, सरकार को बाई बर्थ नहीं एक्सेप्ट किया है ना। 240 ही सीट तो आई है, कितनी सीटें हैं देश में? 240 ही हैं। तो 240 सीट लाके तुम डंडा घुसेड़ दो कि नहीं ना, हम तो जो है, जो नहीं मानोगे तो हम बताएंगे तुम्हें, ये गलत बात है। इस बात से सीखना चाहिए सरकार को। कांग्रेस ने कैसे सरकार चलाई? मनमोहन सिंह के सामने ये पत्रकार, जिनकी मोदी जी से एक सवाल पूछने की औकात नहीं है, घिघियाने लगते हैं, मिमियाने लगते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे लगता है कि कोई इनका मालिक खड़ा हो। मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे। ये दीपक चौरसिया का आप वीडियो देख लीजिए, किस किस्म के सवाल पूछ रहा है पिंचिंग प्राइम मिनिस्टर से। मुझे खुशी होती थी उस वक्त कि प्राइम मिनिस्टर से किसी को डर नहीं लगता। आएंगे मीडिया, हमारा प्राइम मिनिस्टर, मीडिया पर भी आएंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आज कोई छोटे से टुचपुंजिया MLA को कह दीजिए घर घेर ले रहे हैं। अभी देखिए आप आगरा के अंदर क्या हो रहा है। रामजी सुमन, भाई पूरी गुंडागर्दी करने के लिए छूट दे दी गई है उसको कि जाओ रामजी सुमन के घर पे चढ़ जाओ। प्रशासन कुछ करने, तलवारें लेके नाच रहे हैं करनी सेना के लोग। एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली चलाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं भाई, करनी सेना के लोग तलवारें और बंदूकें लेके सड़क में तांडव कर रहे हैं, और पुलिस कह रही है कि ठीक है देखा जाएगा क्या होगा। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? तो ये जो तरीका चला है ना कि जो आपके खिलाफ बोले बिल्कुल, तो ये तो भाई देखो राजशाही में चल सकता है, डेमोक्रेसी में इसके लिए जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में हर आदमी की आवाज़ है, हर आदमी के विचार हैं, और हम किसी विचार से सहमत भी हो सकते हैं, किसी विचार से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी शर्ट हमको अच्छी नहीं लगी तो हम उसे फाड़ देंगे। इस चीज़ से बचना चाहिए, और इस पर जोर जो है ना वो बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, भाई आप बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा जी हैं, वो तो कुछ करते नहीं, मुझे पता समझ में नहीं आता। उनको ही अपने कैडर को जाके बैठ के समझाना चाहिए कि भाई ये सब मत करो, गिनती करो और जाति जनगणना को लेकर बात। गिनती करो का देखिए मेरा दो तरीके से मैं इसको देखता हूँ। पहला तरीका तो बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए तो उस पर क्या इससे निष्कर्ष निकल कर आएगा या पूरी प्रक्रिया करेगी? निष्कर्ष में क्या लगता है मुझे कि गिनती करो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, भाजपा को भी गिनती करनी चाहिए। बिल्कुल, वो उसका वोट बैंक ज़्यादातर क्षत्रिय या बनिया समाज के लोग हैं, या फिर कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, या जो मनुवाद से प्रेरित लोग हैं, ज़्यादातर वो हैं। उनके दलितों को जगह नहीं मिल रही है, मुसलमानों को जगह नहीं मिल रही है, बाकी और शोषित वंचित बैकवर्ड क्लास को जगह नहीं मिल रही है। कांग्रेस के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। कांग्रेस भी कह रही है गिनती करो, रोज़ चिल्ला रहे हैं गिनती करो, रोज़ चिल्ला रहे हैं गिनती करो, लेकिन जब टिकट बांटते हैं तब गिनती करना भूल जाते हैं। जब टिकट बांटते हैं तब गिनती करना भूल जाते हैं। जब सेक्रेटरीज की लिस्ट निकालते हैं तब गिनती करना भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि सामाजिक समरसता जो है कांग्रेस के अंदर इस्टेब्लिश हो। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेप उठाया और संविधान लेके पूरे देश में घूमे, और बाबा साहब की तस्वीर कांग्रेस इस्तेमाल कर रही जिस तरीके से, मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहता हूँ उनका कि उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया, वरना कांग्रेस ने तो भूल जा रही थी इस चीज़ों को। आज गिनती करो का कॉन्सेप्ट राहुल जी ले आए हैं। मैं राहुल जी से सिर्फ एक आग्रह करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी से भी आग्रह करता हूँ, आज हमारा दलित अध्यक्ष है, फक्र है हमें कि जब गिनती हो जाए, जो गिनती करो आप कर रहे हैं, तो उस गिनती को संगठन में भी अप्लाई करें। संगठन में जिस दिन आपने गिनती को अप्लाई कर दिया
मैं इस बात के लिए कन्फर्म हूँ कि जो हमारी 90 सीट आई हैं वो 290 हो जाएंगी। तो संगठन में मुसलमानों और दलितों की भागीदारी अभी नहीं मिल रही है। भाई आप बताइए, आप तो खुद कांग्रेस को बहुत करीब से देखते रहते हैं, आप मुझे ये बताइए कि जो लिस्ट है, जो देश की कार्यकारिणी है या किसी प्रदेश की कार्यकारिणी आपने अगर देखी हो तो क्या उसमें व्यवस्था है, या टिकट जब बंटते हैं तो क्या व्यवस्था है। हालांकि मैं खुद पार्टी फोरम पे इन सब बातें रखता रहता हूँ। मेरा ये मानना है कि भाई देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि गिनती करो और सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय होना चाहिए। अब वो गिनती करो के बाद हो जाए, क्या पता। तो मैं तो उम्मीद में हूँ कि भाई मेरी भी गिनती करेंगे, आपकी भी गिनती करेंगे, और हम जितने जो लोग ज़मीन से उठ के आए हैं, बिना संसाधन के लोग हैं, जिनके पास जो है रोज़ कुआं खोदना और रोज़ पानी पीने वाली बात है, उन लोगों की भी गिनती करेंगे। तो मैं ये मानता हूँ। लेकिन जो राहुल जी ने उस दिन ये बात कही गुजरात में कि बहुत सारे लोग बीजेपी के अंडर कवर यहाँ बैठे हैं, तो वो बात में अगर दम है तो उनको ऊपर तत्काल कार्रवाई भी करनी चाहिए। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जिन लोगों ने चुनाव हरा दिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप हरियाणा में देखिए, सब वैसे ही वैसी बना हुआ सब है। कुछ सेम है। तो कार्रवाई सिर्फ कहने से या करने से नहीं होगी। जैसे मैं आपको अमरोहा के बारे में बताऊं, बड़ा ज़बरदस्त किस्सा, कि नगर अध्यक्ष भी बन गए और जिला अध्यक्ष हमारे रिपीट हो गए। तो मैं जिला अध्यक्ष के पास गया और मैंने कहा कि नगर अध्यक्ष जो बने हैं उनको मैंने तो उनका नाम बहुत सुना नहीं कभी। तो हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमने भी उनका नाम नहीं सुना है। ऐसे ही। ठीक है। दूसरी बात, वो अमरोहा की जो विधानसभा की जो हिस्ट्री है उसमें ये कि या तो मुसलमान वहाँ हैं या दलित संख्या में हैं, तो वो दोनों समाजों से नहीं आते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप गिनती करो की बात करते हैं तो हम इस बात पे बड़ा माइन्यूटली आपको काम भी करना पड़ेगा, और जब हम काम करेंगे तो कामयाबी मिलेगी और हम 290 सीटें लेके आएंगे, इस देश में सरकार बनाएंगे और ये जितने बिल आए हैं ये सब पलट देंगे। आखिरी सवाल लेते हुए मैं यही पूछना चाहूँगा, आपकी आगे की तैयारी क्या है? अमरोहा से आप लगातार सक्रिय रहते हैं, क्या भविष्य को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कांग्रेस के अंदर ही या और कोई पार्टी चेंज करने का इरादा है, या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप आगे सक्रिय रहेंगे? देखिए, ये तो फिक्स कर लिया है मैंने कि लोकसभा 29 लड़ना है। बहुत सारे लोग मुझसे विधानसभा का भी सवाल पूछते हैं, अभी उस पर मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन लोकसभा लड़ना है और मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। सबसे ज़्यादा मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ ज़मीन पे, और कोई तो दिखता भी नहीं ज़मीन पे, सब हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं। तो मैं लड़ूंगा चुनाव, और चुनाव लड़के कांग्रेस पार्टी को एक सीट दूंगा। अभी आखिरी मैंने पॉडकास्ट किया था इमरान मसूद जी का, उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहे कोई सा भी बिल लेकर आ जाएं, सिर्फ इमरान मसूद की नहीं, तमाम मुसलमानों के जो एक्टिविस्टों की मैं सुनता हूँ, हम मानेंगे अपनी शरीयत और संविधान, या संविधान में अगर कोई बदलाव होता है तो उसको मानना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। देखिए, शरीयत और संविधान दोनों आपस में समरसता रखते हैं, आपको शायद नहीं समझ में आया ये बात। देखिए, हम संविधान को मानते हैं और संविधान ये कहता है कि हमें अपनी धार्मिक जीवन को जीने की, हमें अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करने की पूरी इजाज़त है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ निकाह होता है, तो अब कोई आदमी आप ले आइए एक नियम और ये कहिए कि भाई निकाह नहीं होगा, फेरे होंगे, तो ये हम कैसे मान लेंगे? क्योंकि संविधान हमको इजाज़त दे रहा है ना अपने मजहब को फॉलो करने की। अब हमारे यहाँ जो है वो मुर्दों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। तो भाई अगर शरीयत हमारी कह रही है कि दफनाया जाता है और संविधान कह रहा है कि हम धार्मिक मामलों में आज़ाद हैं अपने तरीके से काम करने के लिए, तो हम दफनाएंगे। तो शरीयत और संविधान में कोई लड़ाई नहीं है, ये सब भाजपा का प्रोपेगेंडा है। जो संविधान है वो पूरी तरह से कहता है कि शरीयत के तौर पर मुसलमानों के जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं जैसे वो करना चाहते हैं वो उसको करेंगे, उसकी आज़ादी संविधान का आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और भी बहुत सारे प्रारूप हैं जो देते हैं, और हम उसको फॉलो करते हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जैसे जो करना है, पारसी सब कर रहे हैं। तो ये तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है हमें संविधान ने दी है और बाबा साहब ने क्लियर लिखा है इसको। तो इसमें कोई लड़ाई नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है कि शरीयत अलग कर दो और संविधान अलग कर दो। ये सब रोज़ वो संघ वाले व्हाट्सएप पे लाते हैं और उसको फिर फैलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिराज हुसैन जी, आप आए। धन्यवाद। आपको भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम पार्टियों को, तब चाहे मुस्लिम नेता हो, दलित नेता हो, दलित मुस्लिम देखते हुए एक वैचार की नेता पैदा करने चाहिए, और आपके अंदर मेरे को वैचार की दिखी। आइडियोलॉजिकल जो लीडरशिप है वो तैयार करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिराज हुसैन। आप देखते रहिए द एक्टिविस्ट संदीप पॉडकास्ट।